हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैन के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 22 जून 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 जनवरी, ऑप्शन बी 20 मार्च, ऑप्शन सी 25 अप्रैल, ऑप्शन डी 21 जून। देखिए, दुनिया भर में जो है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग के अभ्यास से न सिर्फ शरीर रोग मुक्त रहता है बल्कि मन को भी शांति मिलती है। हमारी भारतीय संस्कृति का योग जो है अभिन्न हिस्सा रहा है। योग से होने वाले फायदों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए दुनिया भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस दुनिया भर में पहली बार जो है 21 जून 2015 को मनाया गया और तब से हर साल उस दिन को योग दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 21 जून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इब्राहिम रईसी निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी कुवैत। देखिए, ईरान के कट्टरपंथी नेता जो है इब्राहिम रईसी ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर ली है। 60 वर्षीय ईरानी नेता सर्वप्रथम राष्ट्रीय पटल पर तब उभरे जब वे मात्र 20 वर्ष की आयु में वर्ष 1980 में करंज के प्रोसिक्यूटर जनरल बने। इसके पश्चात 2004 से 2014 के बीच तेहरान के प्रोसिक्यूटर बने और वर्ष 2014 से 2016 के बीच उन्होंने ईरान के प्रोसिक्यूटर जनरल के रूप में कार्य किया। वर्ष 2019 में इब्राहिम रईसी को ईरान की न्यायपालिका का प्रमुख नियुक्त किया गया था। हालांकि ईरान इराक युद्ध के बाद जो है वर्ष 1988 में हजारों राजनीतिक कैदियों की सामूहिक फांसी में उनकी भूमिका के कारण इस नियुक्ति का काफी विरोध किया गया। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इब्राहिम रईसी के विरुद्ध मानवता से संबंधित अपराधों के आरोप पर जो है वो मुकदमा चलाने का आह्वान किया है। राजनीतिक कट्टरपंथी माने जाने वाले इब्राहिम रईसी ने वर्ष 2017 में वर्तमान राष्ट्रपति हसन रूहानी के विरुद्ध चुनाव भी लड़ा था। इब्राहिम रईसी का जन्म पूर्वोत्तर ईरान के मशहद में हुआ था, जो एक प्रमुख शहर और शिया मुसलमानों के एक धार्मिक केंद्र है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए ईरान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बीसीसीआई ने ओलंपिक में खिलाड़ियों की तैयारियों के लिए कितने करोड़ रुपए दान देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 15 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 10 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 20 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 14 करोड़ रुपए। देखिए, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने घोषणा की है कि वो भारतीय ओलंपिक संघ और खेल मंत्रालय के अनुरोध पर ओलंपिक जाने वाले भारतीय दल की मदद के लिए 10 करोड़ रुपए देगा। बीसीसीआई की आपात शीर्ष परिषद बैठक के दौरान इस संबंध में फैसला किया गया, जिसमें बोर्ड अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जय साहा ने हिस्सा लिया। टोक्यो ओलंपिक खेल 23 जुलाई से शुरू होंगे। बीसीसीआई के बयान के अनुसार बीसीसीआई ने भारतीय खिलाड़ियों की हर तरह से मदद करने का फैसला किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 10 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद पर निम्न में से किसे दोबारा से सर्वसम्मति से चुना गया है? ऑप्शन ए वान की मून, ऑप्शन बी डॉक्टर माइक रोयान, ऑप्शन सी एंटोनियो गुटेरेस, ऑप्शन डी है आपका एडगर एडरसन। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 जून 2021 को पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति रहे एंटोनियो गुटेरेस को फिर से महासचिव नियुक्त किया है। उनका दूसरा कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा। इससे पहले शक्तिशाली संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने 193 सदस्यीय इस संस्था के लिए एंटोनियो गुटेरेस के फिर से निर्वाचन की सर्वसम्मति से सिफारिश की थी। बता दें कि यूएनएससी में अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी एंटोनियो गुटेरेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन से महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय एवं दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गई है? ऑप्शन ए स्मृति मंदाना, ऑप्शन बी मिताली राज, ऑप्शन सी हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन डी शेफाली वर्मा।
देखिए, भारतीय महिला बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ चल रहे एकमात्र टेस्ट मैच में इतिहास रच दिया। शेफाली वर्मा एक तरफ जहां डेब्यू टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय बल्लेबाज बन गई है, तो वहीं दूसरी ओर डेब्यू टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतकीय पारी खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। वहीं डेब्यू टेस्ट मैच के दौरान 2 पारियों में अर्धशतक जमाने वाली सबसे युवा बल्लेबाज भी बनने की कमाल जो है कर दिखाया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, शेफाली वर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले किस अश्वेत व्यक्ति और भारतवंशी को जज के रूप में नामित किया? ऑप्शन ए महमूद जमाल, ऑप्शन बी राहुल सचदेवा, ऑप्शन सी विजय शंकर, ऑप्शन डी श्रीनिवासन। देखिए, भारतीय मूल के न्यायाधीश महमूद जमाल ने इतिहास रच दिया है। जमाल को कनाडा के उच्चतम न्यायालय में नामित किया गया है। इसके साथ ही वो देश के शीर्ष न्यायालय में नामित होने वाले प्रथम अश्वेत न्यायाधीश हो गए हैं। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में न्यायमूर्ति जमाल को उच्चतम न्यायालय में नामित किए जाने की घोषणा की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, महमूद जमाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई है? ऑप्शन ए घाना, ऑप्शन बी बोत्सवाना, ऑप्शन सी केन्या, ऑप्शन डी अल्जीरिया। देखिए, हाल ही में अफ्रीकी देश बोत्सवाना में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई है। बोत्सवाना की देवस्वाना डायमंड कंपनी द्वारा खोजा गया यह डायमंड जो है वर्ष 1905 में दक्षिण अफ्रीका में खोजे गए 3106 कैरेट कलिनन डायमंड और वर्ष 2005 में खोजे गए बोत्सवाना में ही खोजे गए जो है 1109 कैरेट लेसेडी ला रोना डायमंड के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डायमंड है। अफ्रीकी देश बोत्सवाना वर्तमान में दुनिया में डायमंड्स का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। दुनिया के कुछ सबसे बड़े डायमंड यही पाए गए हैं। अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिण में स्थित बोत्सवाना एक भू-आवध यानी लैंडलॉक देश है और वर्ष 1966 में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बोत्सवाना में साक्षरता दर न्यूनतम और व्यापक गरीबी थी, किंतु बोत्सवाना की जो डायमंड इंडस्ट्री है उसने यहाँ के विकास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बोत्सवाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व संगीत दिवस का आयोजन कब किया जाता है? ऑप्शन ए 19 जून, ऑप्शन बी 20 जून, ऑप्शन सी 21 जून, ऑप्शन डी 22 जून। देखिए, प्रत्येक वर्ष जो है आपका 21 जून को विश्व संगीत दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य संगीत के माध्यम से शांति और सद्भावना को बढ़ावा देना है। इस दिवस के आयोजन की कल्पना जो है सर्वप्रथम 1981 में फ्रांस के तत्कालीन संस्कृति मंत्री द्वारा की गई थी। विश्व संगीत दिवस की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले फ्रांस के तत्कालीन संस्कृति मंत्री मॉरिस फ्लेरेट स्वयं एक प्रसिद्ध संगीतकार, पत्रकार और रेडियो प्रोड्यूसर थे। इस दिवस के अवसर पर भारत समेत विश्व के तमाम देशों में जगह जगह संगीत प्रतियोगिताओं और संगीत कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। कई अध्ययनों और विशेषज्ञों के अनुसार संगीत तनाव को कम करने और बेहतर नींद प्रदान करने में भी मदद साबित हो सकता है। एक करियर के रूप में भी संगीत का क्षेत्र असीम संभावनाओं से भरा हुआ है और मौजूदा समय में युवा वर्ग संगीत को अपना रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 21 जून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान में कौन से देश की सरकार अपने देश के पूर्वी तट पर कोला जीव को एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध करने पर विचार कर रही है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ब्राजील। देखिए, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सरकार के पर्यावरण मंत्री ने जानकारी दी है कि सरकार देश के पूर्वी तट पर कोयला को एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध करने पर विचार कर रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट कोयला की संख्या काफी कम है। इसके अलावा यह जीव वर्तमान में विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहा है। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट शहरी अतिक्रमण, अंधाधुंध विकास आदि की चपेट में है। इससे यहाँ कोयला की संख्या में काफी कमी हुई है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड राज्यों में काफी भयंकर बूश फायर लग गई थी। इससे यहाँ कोयला की लगभग 30% आबादी मर गई थी। कोयला ऑस्ट्रेलिया के जंगलों के वृक्षों में रहने वाला एक दुर्लभ प्रजाति का जानवर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा चिल्ड्रन एंड डिजिटल डंप साइट्स नामक एक नई रिपोर्ट जारी की गई है? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। देखिए, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चिल्ड्रन एंड डिजिटल डंप साइट नामक एक नई रिपोर्ट जारी की गई है। निम्न और मध्यम आय वाले देशों में ई कचरा डंपिंग स्थलों पर काम करने वाले 18 मिलियन से अधिक बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है। उच्च आय वाले देश अपने ई कचरे को जो है प्रत्येक वर्ष प्रसंस्करण के लिए मध्यम या निम्न आय वाले देशों में डंप कर देते हैं और इससे इन बच्चों और किशोरों को स्वास्थ्य संबंधी जोखिम का सामना करना पड़ता है। इन डंपिंग स्थलों पर कार्य करने के लिए बच्चों को उनके छोटे और कुशल हाथों के कारण विशेष रूप से पसंद किया जाता है। गर्भवती माताओं सहित कई महिलाएं भी इन जगहों पर काम करती हैं। ई कचरा का प्रसंस्करण से ये महिलाएं और उनके अजन्मे बच्चे भी इन विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आते हैं और जिससे कि ये समय पूर्व जन्म और मृत्यु जन्म की घटना हो सकती है। इन जगहों पर काम करने का खतरा प्रभाव ई कचरा डंप साइट के आसपास रहने वाले परिवार और समुदायों पर भी देखा जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।